So let us start from where we left. As you remember, yesterday we had a discussion about transistors, the basic working of transistors, the construction. Let me summarize. A transistor is a three-terminal device. It has base, emitter and collector. Emitter is most highly doped, base least doped, collector is moderately doped. It has a reason behind this. Emitter is meant for emission. It either emits holes or electrons. Based on PNP ट्रांजिस्टर है या NPN ट्रांजिस्टर है. ट्रांजिस्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट उपभोग एज एन एम्पलीफायर है, प्रवर्धक की तरह है. एम्पलीफिकेशन मीन्स दैट द आउटपुट पावर मस्ट बी ग्रेटर देन द इनपुट पावर. If you remember, transistor is a device which converts DC energy into alternating energy. So transistor is not a powerhouse which increases the output as compared to input out of nothing. In fact, it converts the energy from batteries into signal energy. अब आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि ट्रांजिस्टर की वर्किंग कैसे होती है, बेस करंट, इमीटर करंट, कलेक्टर करंट किस तरफ फ्लो होते हैं पीएनपी में, उसकी कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है, एक्चुअल डायरेक्शन क्या है, जो मैंने आपको कल असाइनमेंट भी दिया था. फिर हमने प्रोसीड किया था और मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं विच यू कॉल आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्लॉट करते हैं वो आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में होती है एंड द पैरामीटर हैज़ टू बी द बेस करंट. इन दिस सिचुएशन अगर कॉमन इमीटर वाला का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बना रहे हैं, और यदि हम कॉमन बेस का बनाएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक ऐसे ही आएगी, लेकिन जो हमारे एक्सिस के ऊपर प्लॉट जिसको हम कर रहे हैं वो वैल्यूज़ बदल जाएगी. तो ये सब आपको प्रैक्टिस करना है. कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, इन तीनों के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करना है और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स भी प्लॉट करना है. अगर आप गौर से देखें तो जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होती है दैट इनफैक्ट इज़ ए डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स. बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर जो VCE है उसकी वैल्यू को हम बदलते जा रहे हैं तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक आगे शिफ्ट होती जा रही है. दैट इज़ द कट ऑफ वोल्टेज और द थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज़ इंक्रीजिंग. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द अर्ली इफेक्ट और बेस विड्थ मॉड्यूलेशन. आप पता लगाएंगे कि अर्ली इफेक्ट क्या होता है और बेस विड्थ मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं. चलिए, सो कल से जहाँ छोड़ा था उसी से आगे पढ़ेंगे. कल हमने आपको एक बात और बताई थी कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आप ये पाएंगे कि जो सिग्नल को हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो क्वांटिटीज़ को हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसको दर्शाएंगे, वो हम चार प्रकार से दर्शाएंगे. या तो हम प्योर सिग्नल की वैल्यू बताएंगे, या फिर हम प्योर DC या एवरेज वैल्यू बताएंगे, या फिर टोटल इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताएंगे जो दोनों का समायोजन होगा, कॉम्बिनेशन होगा, अलजेब्रिक सम होगा, या फिर हम RMS वैल्यू को लेंगे. तो यू शुड कीप योर आई ओवर दिस इशू. हमने इसको डेजिग्नेट करने के लिए नोटेशन में डाल दिया. हमने जो लेटर है उसको कैपिटल और स्मॉल केस में लिखने की तरीका अडॉप्ट किया. अगर आप गौर से देखें, कल हमने बताया था कि अगर आप स्मॉल आई स्मॉल बी लेंगे तो ये बेस का सिग्नल है, सिग्नल करंट है. स्मॉल वी स्मॉल बी लेंगे, ये बेस इमीटर वोल्टेज है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल. एंड लाइकवाइज अगर आप कैपिटल आई कैपिटल बी लेंगे, दिस इज़ द एवरेज वैल्यू और द DC वैल्यू जो आप बायसिंग बैटरीज़ के ज़रिए लगाते हैं, प्योर बायसिंग बैटरीज़ के ज़रिए.
अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो स्मॉल आई कैपिटल बी लिखेंगे, दिस विल बिकम टोटल इंस्टेंटेनियस वैल्यू, दिस विल बिकम टोटल instantaneous value. This is the actual current, or these are the actual voltages which occur inside the transistor circuits, because simultaneously signal भी operate करता है और बैटरी भी ऑपरेट करती है, बट फॉर द कन्वीनियंस सेक हम अपनी सुविधा के लिए हम सुपरपोजिशन थ्योरम लगाते हैं, और कभी हम सिर्फ सिग्नल की बात करते हैं और कभी हम सिर्फ डीसी की बात करते हैं। याद कीजिए, जब आप क्विसेंट पॉइंट निकालते थे अपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रॉब्लम्स में, तो आप सिर्फ डीसी एनालिसिस करते थे, यू नेवर परफॉर्म्ड एसी एनालिसिस और सिग्नल एनालिसिस। बट नाउ इन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम एक कदम आगे जाएंगे और अब हमारा फोकस सिग्नल्स पे होगा रादर देन द बायसिंग वैल्यूज़। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता दें आपको कि अब हम जो एनालिसिस पढ़ने वाले हैं, आपकी जो बुक है उसका हम चैप्टर नंबर, आई सपोज दिस इज चैप्टर नंबर 8, आपकी बुक का मिलमैन हल्कियास का चैप्टर नंबर 8 हम स्टडी कर रहे हैं। उसमें जो टॉपिक हमने उठाया है दैट इज इन आवर हैंड इज कॉल्ड स्मॉल सिग्नल low frequency analysis of a bipolar junction transistor. Never forget, जिस तरह से बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है उसी प्रकार फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स भी होते हैं। मोर और लेस अगर आपको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को एनालाइज करना, विश्लेषण करना आ जाएगा तो आपको एफईटी को भी ऑपरेट करना आ जाएगा। अब ये फर्दर इश्यूज़ हैं कि हम एफईटी कहाँ यूज़ करते हैं और उसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है और बीजेटी का प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है। पर मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बता दूं कि बीजेटी इज़ ए करंट कंट्रोल डिवाइस व्हाइल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज़ ए वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। यानी वहाँ पर जो प्राइम फोकस हमारा होगा वो वोल्टेज पे होगा, वो फील्ड इफेक्ट है क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड से आधारित ऑपरेट होता है। हैविंग सेड दैट, लेट मी टेल यू कि हम स्मॉल सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस से क्या मतलब निकालते हैं। नेवर फॉरगेट, जब आप किसी एम्पलीफायर को ऑपरेट करते हैं, चाहे बीजेटी के ज़रिए करें चाहे एफईटी के ज़रिए करें, तो सिग्नल इज़ ऑलवेज कंप्राइज्ड ऑफ मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज। लाइक ऑडियो सिग्नल है, ह्यूमन वॉइस है जिसको हम बोलते हैं और सुनते हैं, तो उसमें 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसीज होती हैं। ये ऑडियो फ्रीक्वेंसीज कहलाती हैं। तो ऑडियो एम्पलीफायर बनाएंगे और अगर हाई फिडेलिटी का बनाएंगे तो उसकी रेंज बैंडविड्थ 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच होना चाहिए। अगर हम वीडियो सिग्नल्स ले रहे हैं तो वीडियो सिग्नल्स हायर फ्रीक्वेंसीज पर होती है विच गोज इनटू किलो हर्ट्ज एंड मेगा हर्ट्ज। थाउजेंड्स ऑफ हर्ट्ज में वो या थाउजेंड्स ऑफ किलो हर्ट्ज में वो चली जाती है। और सैटेलाइट कम्युनिकेशन कर रहे हैं देन वी गो इनटू गीगाहर्ट्ज एंड विच इज़ स्टिल लार्जर। यानी हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांस करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम ये पाते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन हमारी इन्हांस होती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। तो वैसे वैसे हमको हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी बेहतर बनाते चले जाना पड़ता है। तो याद रखिए, जब भी कोई एम्पलीफायर डिज़ाइन किया जाता है तो हमको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। उसमें से जो एक पॉइंट ऑफ डिसीजन होता है
वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन है। तो अगर आप लो फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट कर रहे हैं, यानी हर्ट्स के ऊपर हैं या फ्यू किलो हर्ट्स के अंदर अंदर हैं, देन दैट इज़ कॉल्ड लो फ्रीक्वेंसी। एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ लो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर्स का, जो बायोमेडिकल सिग्नल्स होते हैं, यानी जो ह्यूमन बॉडी के ऊपर सिग्नल्स जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोएन्सिफेलोग्राफ जो ब्रेन के अंदर जनरेट होता है, हार्ट के सिग्नल्स जो हम कैच करते हैं, जिसको हम प्लॉट करते हैं या ऑसिलोस्कोप के ऊपर डॉक्टर्स देखते हैं, जिसको हम PQRS वेव कहते हैं, नेवर फॉरगेट दे आर ऑल लो फ्रीक्वेंसीज। वह समस्त निम्न आवृत्तियों पर होती हैं, लो फ्रीक्वेंसीज पर पाई जाती हैं। ओके, एक्स रेज अलग है। एक्स रेज को यहाँ अभी हम फिलहाल कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है माय डियर। अभी हम फिलहाल वहाँ नहीं जा रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हम जनरेट कर रहे हैं, उसके ऊपर हम किस तरह से एम्पलीफायर्स बना रहे हैं। एनीवे, तो मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई। मैंने कहा एम्पलीफायर इज़ मेंट टू एम्पलीफायर। अच्छा, कोई क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मुझे बताए कि एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या होता है, विदाउट डूइंग द गूगल पे जाए बिना, बेस्ड ऑन योर लॉजिक एंड बेस्ड ऑन योर स्टडी, कोई मुझे बताएगा एम्पलीफायर क्या होता है इन योर चैट बॉक्स? कैन यू लेट मी नो व्हाट डू यू मीन बाय एन एम्पलीफायर? और एम्पलीफिकेशन आप समझते क्या हैं? एम्पलीफाई ए सिग्नल। ओके, अनुज नहीं, ठीक है, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या है? किसी सिग्नल को इन्हेंस करना, दैट्स ओके। चलो मान लिया इन्हेंस करना। मोर इनसाइट, और अच्छे से बताएं। फॉर एग्जांपल टीवी में भी सिग्नल एम्पलीफाई होता है, ठीक है, ठीक बात है। आपके मोबाइल में भी होता है, वो तो ठीक है। पर एम्पलीफिकेशन की इंजीनियरिंग डेफिनेशन क्या है? विच एम्पलीफाइज द इनपुट सिग्नल, दैट्स ओके। मैं पूछ रहा हूँ एम्पलीफिकेशन से आप समझते क्या हैं? चलिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। इट इंक्रीजेज द एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव, दैट्स ओके। ओके, एम्पलीफायर एम्पलीट्यूड बढ़ाता है, आई एग्री टू दिस, बट दिस डेफिनेशन इज ऑल्सो एम्बिगुअस। इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, मैं बताता हूँ क्या कन्फ्यूजन है आपको। मुझे कौन बताएगा कि सपोज दिस इज ए ट्रांसफॉर्मर एंड दिस इज सपोज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, आप सभी जानते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में अगर हम इनपुट सिग्नल Vi देंगे, आउटपुट सिग्नल Vo होगा, तो Vo विल बी ग्रेटर देन Vi, और Vo अपॉन Vi का जो रेशो है वो नंबर ऑफ टर्न्स N2 अपॉन N1 के प्रोपोर्शनल होगा। ओके, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, दैट्स राइट। तो ट्रांसफॉर्मर भी लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज करता है, ट्रांजिस्टर भी करता है। ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर कहते हैं, तो ट्रांसफॉर्मर को एम्पलीफायर क्यों नहीं कहते? और क्या ट्रांसफॉर्मर भी एम्पलीफायर का ही एक रूप है या एम्पलीफायर ही है? बताइए, क्या ट्रांसफॉर्मर एम्पलीफायर है? बिकॉज एज पर योर डेफिनेशन इट इंक्रीजेज द एम्पलीट्यूड, तो ट्रांसफॉर्मर भी एम्पलीट्यूड बढ़ाता है। इनपुट वोल्टेज के मुकाबले में आउटपुट वोल्टेज आपको बढ़ा करके देता है। अब बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। एक तो क्लास सब लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं, हार्डली। सर एम्पलीफायर कीप्स द वेव एज इट इज़, जस्ट इंक्रीज एम्पलीट्यूड द वेव रिमेन्स। तो वो तो ट्रांसफॉर्मर में भी होता है बेटा। अगर आप ट्रांसफॉर्मर में भी जिस टाइप की, नो सर नहीं कह सकते, दैट्स राइट।
ट्रांसफॉर्मर इज ए ट्रांसफॉर्मर, एम्पलीफायर इज नॉट दैट ब्रीड, वो अलग जाति का है। ओके एम्पलीट्यूड इज मल्टीप्लाइड टू इंक्रीज एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव, तो अपन मान ही रहे ना बेटा। वो तो ट्रांजिस्टर यूजेस एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर, वो तो इसमें भी होता है, एम्पलीफायर में भी बैटरी लगी होती है। ट्रांसफॉर्मर मैग्नेटिक एनर्जी के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन करता है, दैट्स ओके। ट्रांसफॉर्म वर्क्स ऑन वोल्टेज वाइल, नहीं बेटा ये दिस इज नॉट ऑल करेक्ट आंसर्स। ठीक है, इट एड्स एम्पलीट्यूड्स। ओके चलिए हम बताते हैं आपको। अगर आपने गौर नहीं करा, जब आपको ट्रांसफॉर्मर्स पढ़ाए जाते हैं तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर में आउटपुट पावर और इनपुट पावर बराबर होते हैं। आउटपुट पावर हैज़ टू बी इक्वल टू इनपुट पावर इन एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। और प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में आउटपुट पावर इज ऑलवेज लेस देन इनपुट पावर बिकॉज ऑफ कॉपर लॉसेस, आयरन लॉसेस, हिस्टेरिसिस लॉसेस एंड सो ऑन। अलग अलग प्रकार के लॉसेस की वजह से आउटपुट पावर हमेशा कम होता है। यही कारण है कि ट्रांसफॉर्मर में वी ओ आई ओ हैज़ टू बी इक्वल टू वी आई आई आई। लेकिन दिस इज नॉट ट्रू फॉर बीजेटी बेस्ड एम्पलीफायर्स। जो एम्पलीफायर्स होते हैं उनके ऊपर ये बात लागू नहीं होती। अब आप बोलेंगे आउटपुट पावर कैसे बढ़ रहा है, तो मैं आपको शुरू में बोलकर आया हूँ कि बीजेटी या एम्पलीफायर डीसी वोल्टेज को कन्वर्ट करता है एसी वोल्टेज के अंदर, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन ये फैक्ट है कि ट्रांसफॉर्मर में आउटपुट पावर और इनपुट पावर बराबर होते हैं, लेकिन एम्पलीफायर में आउटपुट पावर इज ग्रेटर देन इनपुट पावर। और मैं कौन से पावर की बात कर रहा हूं? सिग्नल। आई एम फोकसिंग ऑन सिग्नल। तो सिग्नल की पावर बढ़ जाती है एंड दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एम्पलीफिकेशन। यानी ये बहुत संभव है कि हम वोल्टेज को बढ़ाएं और साथ साथ में करंट को भी बढ़ाएं। याद रखिए, इलेक्ट्रिकल पावर इज़ प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। अगर आप वोल्टेज बढ़ा देंगे, करंट घटा देंगे तो पावर नहीं बढ़ेगा, जैसा कि ट्रांसफार्मर में होता है। अगर वोल्टेज 10 टाइम्स बढ़ा दिया तो करंट 10 टाइम्स 1/10 टाइम्स हो जाता है, दैट वी ऑल नो। एनीवे, तो चलिए ये तो थोड़ा सा एक आपको मैंने बातों में कुछ बात बताई। और अगला जो हमारा लो फ्रीक्वेंसी स्मॉल सिग्नल एनालिसिस पढ़ रहे हैं हम। स्मॉल सिग्नल एनालिसिस पढ़ रहे हैं। Now, what do you mean by small signal and large signal? Can anybody tell me? देखिए ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, राइट। डू यू नो दैट इस कैरेक्टरिस्टिक्स को लेने के लिए, चलाने के लिए एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है एंड दैट इज कॉल्ड योर लोड लाइन। दिस इज कॉल्ड लोड लाइन।
यहाँ पर ट्रांजिस्टर कट ऑफ में चला जाता है और यहाँ से ट्रांजिस्टर ऑन मोड में या सेचुरेशन में चला जाता है हायर साइड पे। ये आईसी की सेचुरेशन वैल्यू है और ये वोल्टेज की कट ऑफ वैल्यू है। ओके, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स वाली बात अभी फ़िलहाल नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो लोड लाइन क्या होती है आपने पढ़ा है? हैव यू एवर स्टडीड? सर समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया अनुज? ओके, मैंने क्या बोला? मैंने कहा ट्रांजिस्टर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। याद कीजिए, लोड लाइन सर अभी पढ़ाया नहीं मैंने, लोड लाइन बता रहा हूँ आपको। लोड लाइन अभी हम पढ़ रहे हैं बेटा, वही बता रहा हूँ। ये आपने एक्चुअली बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होना चाहिए, बट ठीक है कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो हम बता रहे हैं आपको। ये सर्किट को कंसीडर कीजिए, इस सर्किट को कंसीडर कीजिए। इस सर्किट में सोर्स ऑफ सिग्नल है, बैटरी है, आरबी रेजिस्टेंस है, ट्रांजिस्टर लगे हैं। वोल्टेजेस मैंने कल आपको बता दी थी, बेस टू इमीटर वोल्टेज, कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज, बेस करंट, कलेक्टर करंट, इमीटर करंट। कन्वेंशनली सबको अंदर आता हुआ माना गया है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई प्लस होता है, कोई माइनस होता है। दोस्तों, लोड लाइन बनाने के लिए एक बहुत छोटा सा काम आपको करना चाहिए। लोड लाइन क्या है? व्हाट इज अ लोड लाइन? अ लोड लाइन इज नथिंग बट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ के वोल्टेज लॉ का यह एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी हम उसको दर्शाते हैं। कैसे? एक काम कीजिए सभी लोग, आउटपुट जो लूप है, आउटपुट लूप के अंदर सभी लोग किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाइए, यानी यहाँ पर इस लूप के अंदर किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाइए सभी लोग। अगर इसमें किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाएंगे बेटा तो क्या मिलेगा? किरचॉफ का वोल्टेज लॉ मैं लिखता जाता हूँ, आप भी लिखिए अपनी कॉपी में। इट विल बी प्लस टू माइनस ले रहे हैं अगर हम, मान लो IC RC प्लस VCE, बोलिए हाँ, IC RC, राइट, प्लस टू माइनस ड्रॉप, प्लस टू माइनस ड्रॉप, प्लस टू माइनस प्लस VCC इज इक्वल टू 0। ये किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगा दिया हमने, ये किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगा दिया हमने। एग्रीड? ये किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगा दिया। तो आप चाहें तो इस लॉ को अगर आप ग्राफिकली प्लॉट करें, इस लॉ को कैसे करेंगे? देखिए, इधर हमने VCE प्लॉट किया है, इधर हमने IC प्लॉट किया है, यानी ये आपकी हो गई Y एक्सिस और ये हो गई आपकी X एक्सिस का वेरिएबल। ये इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन है। दिस इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। मेरे दोस्तों, अगर आप एक काम करें, इस इक्वेशन में IC इक्वल टू 0 रखें तो आपका VCE आएगा माइनस VCC के बराबर। माइनस से घबराना मत, क्योंकि ये PNP ट्रांजिस्टर है, इसलिए माइनस VCC आ रहा है। और अगर ये NPN ट्रांजिस्टर होता तो ये प्लस VCC आता। यानी ये वोल्टेज की यहाँ पर जो हमने प्लॉटिंग करी है, ये VCC के बराबर है, ऑफ कोर्स विद ए माइनस वैल्यू। डोंट बी वरीड अबाउट माइनस। और अगर मैं इसी इक्वेशन में VCE इक्वल टू 0 रख दूं, रिमेंबर योर 11th स्टैंडर्ड जिसमें आप स्ट्रेट लाइन प्लॉट करते थे कोऑर्डिनेट्स लेकर, तो VCE 0 रख दूं तो IC की वैल्यू आ जाएगी
माइनस VCC अपॉन RC, दिस इज सेचुरेटेड वैल्यू या सेचुरेशन वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट। माइनस से घबराइए मत, माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि PNP ट्रांजिस्टर में IC बाहर की तरफ फ्लो होगा, इसलिए माइनस आ रहा है, डोंट बी वरीड अबाउट दैट। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये आ गया आपका VCC बाय RC, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है दैट इज कॉल्ड लोड लाइन, इसको लोड लाइन कहते हैं। जो आप में से इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं वो इस बात को एडमायर करेंगे कि ट्रांजिस्टर इस लोड लाइन को कभी वायोलेट नहीं कर सकता। इट्स लाइक ए लक्ष्मण रेखा, ट्रांजिस्टर कैन नॉट वायोलेट, क्योंकि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का वायोलेशन ट्रांजिस्टर नहीं कर सकता। अगर कलेक्टर करंट में परिवर्तन होगा, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज में परिवर्तन होगा, तो उसको इस लोड लाइन के ऊपर ही चलना पड़ेगा। पर एक बात और याद रखिए कि एक चीज़ और होती है जिसको हम कहते हैं बेस करंट। तो जो बेस करंट है वो यहाँ पर हमारा पैरामीटर है IB1, IB2, IB3 डॉट डॉट डॉट। तो अगर IB हमने कहीं पे फिक्स कर दिया तो ये हमारा Q पॉइंट बन जाएगा। तो व्हाट इज़ ए Q पॉइंट, कि जब हमने सिग्नल को अभी ऑपरेट नहीं कराया, सिग्नल ज़ीरो ले लिया, मतलब क्या, इस सर्किट में अगर इसको ज़ीरो कर दिया, इस सर्किट में इसको ज़ीरो कर दिया और इसका बेस करंट निकाला, कलेक्टर करंट निकाला, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज निकाला और यहाँ पर पॉइंट प्लॉट करा, तो आपको एक सिंगल कोऑर्डिनेट मिलेगा जिसको हम क्विसेंट पॉइंट कहते हैं, क्विसेंट वैल्यू कहते हैं। यहाँ पर ट्रांजिस्टर को हमने ऑपरेट कराया है, और अब आप जब सिग्नल लगाएंगे तो बेस करंट में स्मॉल IB के नाम के वेरिएशंस होंगे, जिसको आप बोल सकते हैं डेल्टा I कैपिटल B। डेल्टा मीन्स वेरिएशन एंड इट विल बी सिग्नल, स्मॉल IB के बराबर होता है। तो जब सिग्नल ऑपरेट होगा, तो जब बेस करंट में वेरिएशन होंगे तो हमारा ट्रांजिस्टर इस लोड लाइन के ऊपर टू एंड फ्रो मोशन करेगा, ऊपर और नीचे, कलेक्टर करंट और कलेक्टर इमीटर वोल्टेज के रूप में। एंड दिस इज हाउ यू इंटरपोलेट, यहाँ के जो वेरिएशन है बेस करंट का वो यहाँ पर इंटरपोलेट होकर आएगा, तो माइक्रो एम्पियर के वेरिएशंस मिली एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड दिस इज हाउ अ ट्रांजिस्टर वर्क लाइक अ एम्पलीफायर। बट बात ये नहीं है, बात तो ये निकली थी कि स्मॉल सिग्नल किसे कहते हैं। स्मॉल सिग्नल उसे कहते हैं जिसमें Q पॉइंट के आसपास जो बेस करंट का वेरिएशन है वो बहुत छोटा छोटा हो। अगर बड़ा बड़ा वेरिएशन लेंगे तो ट्रांजिस्टर की जो फॉल्ट है वो नज़र आने लगेगी, उसकी नॉन लीनियरिटी नज़र आने लगेगी। तो हम इसको हमेशा छोटा छोड़ते हैं। जिस तरह से आप 11th क्लास में पेंडुलम पढ़ते थे, तो अगर आप किसी पेंडुलम को SHM से रिप्रेजेंट करना चाहता जाता था कि थीटा की वैल्यू एज स्मॉल एज पॉसिबल लेना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू बहुत छोटी लेना चाहिए, आप कहते थे। सिमिलरली यहाँ पर ऑसिलेशंस बहुत छोटे छोटे कराना पड़ेंगे, तब जाके आपको ट्रांजिस्टर का मॉडल आप बना पाएंगे, आप उसको एज अ लीनियर डिवाइस एज्यूम कर पाएंगे। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगी कि इंजीनियरिंग में हम किस प्रकार बहुत सारी चीज़ों को एज्यूम करके भी चलते हैं। तो फिलहाल हम ले रहे हैं लो फ्रीक्वेंसी स्मॉल सिग्नल एनालिसिस ऑफ अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब अनुज बताओ, अब आपको समझ में आ गई लोड लाइन का कॉन्सेप्ट? चैट बॉक्स में लिखेंगे सब लोग, लोड लाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? लिखिए चैट बॉक्स में, इफ़ आई एम ऑडिबल। यस सर, ठीक है, ओके। आप सब लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं प्रॉपरली? यू हैव टू इंगेज विथ मी, मेरे साथ आपको बात करते चलना है साथ में, और बीच बीच में मैं सवाल पूछूंगा आपसे, ओके? ठीक है। तो अब आप एक प्रैक्टिस और करेंगे
जो आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स किया है उसमें जो आपने बीजेटी के सर्किट्स पढ़े हैं, ट्रांजिस्टर सर्किट्स, उसमें आप मुझे क्यू पॉइंट निकालने के प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे। मैं व्हाट्सएप पे ऐसा होगा तो प्रॉब्लम बना के डाल दूंगा, फिर आप मुझे क्यू पॉइंट निकाल के बताइएगा। उसका क्यू पॉइंट निकाल के दिखाना है, इसको बोलते हैं डीसी। फिर आपको लोड लाइन प्लॉट करना पड़ेगी। लोड लाइन प्लॉट कीजिएगा, एक बार आप लोड लाइन प्लॉट कर लेंगे इजी हो जाएगा। चलिए, ओके। तो मैंने आपको ट्रांजिस्टर के बारे में बताया। अगर आपने गौर करा हो तो आपको अब एक चीज़ एज्यूम हो गई होगी कि ट्रांजिस्टर इनफैक्ट एक टू पोर्ट डिवाइस की तरह यूज़ होता है। रिमेंबर सर्किट एनालिसिस। सपोज दिस इज ए बॉक्स, इधर से दो टर्मिनल हमने निकाले, इधर से दो निकाले। दिस इज कॉल्ड 1 1 डैश, 2 2 डैश। दिस इज कॉल्ड टू पोर्ट network. So how can I say that my transistor is also a two port network? The logic is very simple. जब भी ट्रांजिस्टर ऑपरेट होता है, ये मैंने NPN लिया सपोज, तो उसमें भी दो टर्मिनल like this, because either it's a common emitter or it's a common base or a common collector. So this terminal is suppose B, this terminal is suppose E, this terminal is suppose C, and this terminal is again E. So this behaves like 1, this is 1 dash, this is like 2, and this is like 2 dash. So every transistor, whenever it works as an amplifier, it is always considered as a two port network. और आपको सभी को पता है कि जब भी कोई टू पोर्ट नेटवर्क होता है, ये मैं कॉमन इमीटर के लिए बता रहा हूँ, ऐसा आप कॉमन बेस के लिए भी करेंगे और कॉमन कलेक्टर के लिए भी करेंगे। जैसे कॉमन बेस होता तो क्या होता, सर्किट ऐसा होता, लाइक दिस। लाइक दिस, इमीटर से इनपुट देते, बेस कॉमन होता और कलेक्टर से आउटपुट लेते। सिमिलरली अगर आप कॉमन कलेक्टर बनाएंगे तो भी ट्रांजिस्टर टू पोर्ट नेटवर्क की तरह ही उपयोग में आएगा। अब देखिए, आप लोगों ने सर्किट एनालिसिस भी ऐसे सब्जेक्ट पढ़ा है सेकेंड ईयर में, या सेकेंड ईयर के शायद फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा आई सपोज। तो आपने सर्किट एनालिसिस पढ़ लिया है ना सब लोगों ने? प्लीज़ लेट मी नो, सर्किट एनालिसिस पढ़ लिया है? चैट बॉक्स में बताइए। पढ़ लिया है, वेरी राइट। तो सर्किट एनालिसिस में जब आप टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ते हैं तो चार क्वांटिटीज़ का जिक्र करते हैं। V1, I1, ये प्लस टू माइनस माना जाता है, प्लस टू माइनस माना जाता है, V2 and I2. So V1, I1, V2, I2, they are called port currents and port voltages. पोर्ट करंट एंड पोर्ट वोल्टेजेस इसको मानते हैं। यानी V1 I1 की एक जोड़ी है और V2 I2 की दूसरी जोड़ी है, दे आर कपल्स। और आपको पता होना चाहिए कि इनके आपस में भी अंतर संबंध होते हैं, इंटर रिलेशनशिप होती है। अब V1 I1 V2 I2 में से एट ए टाइम दो इंडिपेंडेंट होते हैं और दो डिपेंडेंट होते हैं। इसी पर आधारित बनाकर हमने 6 तरह के पैरामीटर मॉडल्स आपको पढ़ाए थे सर्किट एनालिसिस में। हमने यानी आपको आपके कोर्स में आपने पढ़े होंगे। उन 4 में से एक
एक Z पैरामीटर मॉडल होता है, एक Y पैरामीटर मॉडल होता है, एक T पैरामीटर मॉडल होता है, एक हाइब्रिड पैरामीटर मॉडल होता है जिसको H पैरामीटर मॉडल कहते हैं। ये सब आज आप रिवाइज करेंगे मेरे लेक्चर के बाद में जब आप अपनी सेल्फ स्टडी करेंगे तो उसमें क्या होता है मैं आपको याद दिला दूं। H पैरामीटर के अंदर, H पैरामीटर में क्या होता है मैं याद दिला रहा हूं आपको। H पैरामीटर मॉडल में मॉडलिंग में आउट ऑफ V1 I1 V2 I2 हम I2 को मानते हैं एज ए फंक्शन ऑफ I1 एंड V2 और V1 को मानते हैं एज ए फंक्शन ऑफ अगेन I1 एंड V2 इफ यू रिमेंबर। और अब अपने ट्रांजिस्टर को जरा देख लीजिए। ये ट्रांजिस्टर है जिसको आप टू पोर्ट मान रहे हैं। ये बेस करंट है, ये कलेक्टर करंट है, ये बेस इमीटर वोल्टेज है, ये कलेक्टर इमीटर वोल्टेज है। यानी VBE V2 का V1 का रोल प्ले कर रहा है, IB I1 का रोल प्ले कर रहा है, IC I2 का रोल प्ले कर रहा है और VCE V2 का रोल प्ले कर रहा है। अब गौर से देखिए आपके ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स को। अगर आपको स्लाइटेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस है तो आपको दिख जाएगा कि हमने ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट किया है। साफ दिखता है IC डिपेंड्स ऑन IB एज ए पैरामीटर एंड VCE एज ए कंट्रोलर। सिमिलरली VBE प्लॉट करा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में F2 है, फंक्शन है बेस का, करंट का और कलेक्टर इमीटर के रिवर्स बायस का। दैट मीन्स ट्रांजिस्टर के लिए जो मोस्ट सूटेबल पैरामीटर है वो H पैरामीटर मॉडलिंग है। ये बहुत गहरी बातें हैं जो हम आपको बड़ी सहजता से बता रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप एक इक्वेशन बना सकते हैं। वो इक्वेशन आपने बनाई है अपनी सर्किट एनालिसिस की क्लासेस में, आपने ऐसा लिखा है अपनी क्लासेस में दैट मैं लिख रहा हूँ V1 सॉरी चलो लिख देते हैं ऐसे V1 इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2, I2 इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2. This is the representative equation when the H पैरामीटर मॉडलिंग इज डन। जब H पैरामीटर की मॉडलिंग करते हैं तो इस समीकरण का, इस साइमल्टेनियस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। क्या सवाल ये है कि ये इक्वेशन हमारे ट्रांजिस्टर पे फिट हो रही है? याद कीजिए हम मैथमेटिक्स में जो भी चीज़ें पढ़ते हैं वो हम हमारे प्रैक्टिकल सर्किट्स पे फिट करते हैं। तो क्या ये इक्वेशन ट्रांजिस्टर के केस पर फिट होती है? द आंसर इज यस। तो क्या मिलता है हमें, आप देखते जाइए। अब हमें मिलेगा VBE इक्वल टू H11 IB प्लस H12 VCE and I small c
इक्वल टू H21 IB प्लस H22 VC। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर मैंने सब स्मॉल केस लिया है, दैट मीन्स दिस इज होनली फॉर सिग्नल्स ओनली। इसमें डीसी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। तो जो मॉडलिंग हम करते हैं वो प्योरली सिग्नल्स के लिए करते हैं, दैट इज़ नॉट फॉर डीसी एनालिसिस, दैट इज़ ओनली फॉर सिग्नल एनालिसिस। गौर से देखिए, मैंने सब जगह प्योर सिग्नल लिया है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। डेल्टा VBE इक्वल टू H11 डेल्टा I कैपिटल B प्लस H12 डेल्टा स्मॉल v कैपिटल CE डेल्टा I कैपिटल C इक्वल टू H21 डेल्टा IB H22 डेल्टा VC। डेल्टा मीन्स परिवर्तन, चेंज, और जो चेंज होता है वो सिग्नल के कारण होता है, डीसी के कारण नहीं होता। डीसी इज द कांस्टेंट वैल्यू। तो इस प्रकार आपने इनको डिफाइन कर दिया। ये आप पढ़ेंगे अपनी किताब में, जो जो मैं चीज़ पढ़ा रहा हूँ ये चैप्टर 8 में सब दे रखा है। तो आपको मेरे पढ़ाने के बाद अपनी किताबों को भी रेफ़र करना है। ऐसा नहीं किताबें रेफ़र नहीं करेंगे, ये सर ने पढ़ा दिया दैट इज़ सफिशिएंट। नो, यू हैव टू कंसोलिडेट योर कॉन्सेप्ट्स यूजिंग योर टेक्स्ट बुक्स। अपने टेक्स्ट बुक्स को भी आप पढ़ेंगे, को कंसोलिडेशन हो जाएगा। समझ में आ गई बात आप लोगों को? अब देखिए, ये जो बना दिया हमने, अब इसमें से हम कुछ कॉन्सेप्ट्स ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमसे कोई H11, H12, H21, H22 की वैल्यूज़ पूछे तो हम क्या करेंगे? H11 को हम डिफाइन करेंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन VBE अपॉन IB, रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट व्हेन आउटपुट वोल्टेज इज मेड ज़ीरो, और H12 हो जाएगा VBE अपॉन VCE when input current is made zero. Similarly H21 हो जाएगा आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट when आउटपुट सिग्नल वोल्टेज इज मेड ज़ीरो, और H22 हो जाएगा इज मेड ज़ीरो। जब मैं बोलता हूँ तो DC की बात नहीं करता, प्योरली AC की बात करता हूँ जब वो ज़ीरो होगा। इन चारों को भी हमने नामकरण कर दिया है, इन चारों को नाम दे दिया है। जैसे H11 को कहते हैं इनपुट इम्पीडेंस, व्हेन आउटपुट इज शॉर्ट सर्किट, तो कहते हैं शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस। इसको बोलते हैं रिवर्स वोल्टेज गेन। कब? जब इनपुट ओपन सर्किट हो, तो बोलते हैं ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन। इसको कहते हैं फॉरवर्ड करंट गेन। कब? जब आउटपुट शॉर्ट सर्किट है, तो इसको बोलेंगे शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गेन, और इसको बोलेंगे कंडक्टेंस या एडमिटेंस। दिस इज आउटपुट कंडक्टेंस। कब? जब इनपुट ओपन हो, तो ओपन सर्किट आउटपुट कंडक्टेंस। गौर करने वाली बात है, चारों परिदशाओं में या तो हमने इनपुट पर ओपन सर्किट किया है या आउटपुट पर शॉर्ट सर्किट किया है। जब मैं ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट कह रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बैटरीज, आई एम टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिग्नल।
दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ द क्रक्स ऑफ द नॉलेज। ये पूरे नॉलेज की जड़ है जो मैं बात बोल रहा हूँ आपको। तो आप बहुत जल्दी आदत डाल लीजिए कि हम जो सवाल हल कर रहे हैं या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो हम किसके पर्सपेक्टिव में कर रहे हैं, हम सिग्नल के पर्सपेक्टिव में कर रहे हैं कि डीसी के पर्सपेक्टिव में कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता या बहुत कम होता है कि हम टोटल इंस्टेंटेनियस के लिए सॉल्व कर रहे हैं, यानी डीसी और एसी एनालिसिस एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं। वी नेवर डू दैट। आइदर वी परफॉर्म डीसी एनालिसिस और वी परफॉर्म सिग्नल एनालिसिस। तो ये कॉन्सेप्ट्स हमने आपको दे दिए। अब आप अपनी किताब में 8.1 पढ़ेंगे, 8.2 पढ़ेंगे, 8.3 सेक्शन पढ़ेंगे। ये आपका आज का असाइनमेंट है और पढ़ के इसके बारे में हमसे आप डिस्कशन करेंगे। इतना आपको पढ़ना है। अब एच पैरामीटर की वैल्यूज़ निकलती कैसे है क्या। अच्छा, एक चीज़ और है कि इन पैरामीटर्स को भी हम नामकरण कर देंगे। एक तो हमने नामकरण कर दिया, एक हम इसको नोटिफाई कर देंगे। जैसे आज के बाद ट्रांजिस्टर सर्किट्स में H11 विल बी डिनोटेड बाय HI, H12 विल बी डिनोटेड बाय HR, H21 विल बी डिनोटेड बाय HF और H22 विल बी डिनोटेड बाय HO। और अगर हम कॉमन इमीटर की बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमने पूरा डिस्कशन कॉमन इमीटर के लिए किया है, तो हम यहाँ पर ई डाल देंगे, ई डाल देंगे, ई डाल देंगे, ई डाल देंगे। कॉमन बेस के लिए कर रहे हैं तो बी लिख देंगे, कॉमन कलेक्टर के लिए कर रहे हैं तो सी लिख देंगे। अब ये आपका आज का असाइनमेंट है कि जो इक्वेशंस मैंने अभी कॉमन इमीटर के लिए बनाई हैं, ऐसी की ऐसी इक्वेशन आप कॉमन बेस के लिए बनाएंगे और कॉमन कलेक्टर के लिए बनाएंगे और फिर उसको आधारित बनाकर आप एच पैरामीटर की इक्वेशंस लिखेंगे। एच पैरामीटर की इक्वेशंस लिखेंगे सभी लोग, राइट। क्लास सबको अटेंड करना भाई। ओनली 30 स्टूडेंट्स आर देयर इवन इन द ऑनलाइन क्लास एंड यू हैव नो एक्सक्यूजेस। चलो, आप फिजिकल क्लास होती तो कोई बहाने बना देते हैं कि भाई हम नहीं आ पाए, पर ऑनलाइन क्लास में नहीं आने के कारण समझ में नहीं आते मुझे। देयर आर नो रीजंस। अच्छा, अब ये जो इक्वेशंस हमने बनाई, इस इक्वेशन को अगर हम रिवर्स इंजीनियरिंग करें, व्हाट डू आई मीन बाय रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब हम अगर ऐसा करें, मैंने अभी इक्वेशन फिर से लिख देता हूँ आपको। वी बी ई इक्वल टू एच आई ई, बोलिए, आई बी, एच आर ई वी सी, आई स्मॉल सी इक्वल टू एच एफ ई आई बी प्लस एच ओ ई वी सी। ये कॉमन इमीटर के लिए बने हमने। आप सब लोग कॉमन बेस के लिए बनाएंगे और कॉमन कलेक्टर के लिए भी बनाएंगे। मैं फिर रिपीट कर दूं, यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ मैं ले रहा हूँ ये प्योरली एसी है, प्योरली सिग्नल है, सब स्मॉल स्मॉल में लिए मैंने आउट ऑफ द 4 टाइप ऑफ वैल्यूज़। अगर मैं इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करूँ, रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब मुझे ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ नज़र आ रहा है, मुझे ये किरचॉफ्स करंट लॉ नज़र आ रहा है, तो इसका कोई ना कोई तो सर्किट होगा जिसमें ये इक्वेशन बनी होगी। उल्टा सोचें, यानी हम इसकी सर्किट को एज्यूम करने की कोशिश करें जहाँ पर ये इक्वेशंस जनरेट हुई होंगी। तो क्या मैं ऐसे बना सकता हूँ? आप सब लोग देखिएगा, इस इक्वेशन को देखूँ तो मुझे ये एक रेजिस्टेंस की तरह दिखाई दे रहा है और ये एक वोल्टेज सोर्स की तरह। कैसे मैं बनाता हूँ, देखिएगा आप लोग, मुझे बताइएगा कितना सही है कितना गलत है। ये मेरा बेस टर्मिनल, ये इमीटर टर्मिनल, ये वोल्टेज बेस इमीटर वोल्टेज सिग्नल की बात कर रहे हैं, प्लस टू माइनस। ये हमारा एच आई ई रेजिस्टेंस ओहम्स में, ये हमारा प्लस टू माइनस एच आर ई वी सी, एक वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। फिर आउटपुट साइड पे एक करंट सोर्स लगाया और पैरेलल में एक एच ओ ई नाम का कंडक्टेंस लगाया मोह में।
और इसकी वैल्यू हो गई HFE/IB। तो इधर से करंट आया IC, उसका एक पार्ट इसमें से गया, एक पार्ट इसमें से गया, तो ये इक्वेशन बन गई। इधर से आया वोल्टेज VB, यहाँ से करंट फ्लो हुआ IB, इक्वेशन बनाई तो ये वाली बन गई। यानी यहाँ पे किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाया और यहाँ पर किरचॉफ का नोड के ऊपर करंट लॉ लगाया। अगर आप किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाएंगे, किरचॉफ का करंट लॉ लगाएंगे, तो आपके पास कोई चारा नहीं है एग्री करने के अलावा कि यस इन फैक्ट दीज टू इक्वेशंस आर लिव्ड हियर, यहाँ पे ज़िंदगी गुजारती हैं ये दोनों इक्वेशंस। यानी अब आज के बाद मैं बीजेटी को बीजेटी एज ए 3 टर्मिनल डिवाइस बनने के बजाय अब जहाँ भी बीजेटी लगा होगा वहाँ पर इस मॉडल से उसको रिप्लेस कर दूंगा। दिस इज कॉल्ड H पैरामीटर मॉडल। दिस इज द ब्यूटी। अब आप इसको समझ लीजिए। ऐसे मॉडल्स मुझे आप कॉमन बेस के बना कर देंगे व्हाट्सएप पे, जैसे कल आपने असाइनमेंट्स डाले, आज आप मुझे असाइनमेंट डाल के बताएंगे कॉमन बेस पे क्या होगा, कॉमन कलेक्टर पे क्या होगा, उसकी इक्वेशंस बनाएंगे। और ये जो आज मैंने पढ़ाया है और बीच बीच में जो असाइनमेंट्स मैंने दिए हैं, आप इसको लेक्चर को फिर से सुनिएगा और मुझे आप इसके जवाब व्हाट्सएप पे देंगे। जो सबसे पहले जवाब देगा, वो जो सही देगा उसको हम रिवॉर्ड करेंगे, और जो बाद में देंगे तो उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। करना तो सभी को है, लेकिन इट्स लाइक ए जो सबसे पहले करेगा उसको ज़्यादा एडवांटेज है, और सबसे सही करेगा वो सावधान हो जाए, क्योंकि हमको साफ दिख जाता है कौन किसकी नकल कर रहा है। और टाइम स्टैम्प से तो समझ में से भी आ जाएगा कि पहले किसने दिया और बाद में किसने दिया। तो आप नकल मत कीजिए, आप खुद की मेहनत से इसको सॉल्व कीजिए। तो आज का लेक्चर यहाँ रोकते हैं। आज के लेक्चर में आपको किसी को कोई डाउट हो तो मुझे आप चैट बॉक्स में लिख दो, अगर अभी लिखना चाहो तो अभी लिख दो, व्हाट्सएप पे लिखना व्हाट्सएप पे लिख देना। यस, व्हाट अबाउट टुडेज लेक्चर, आपको समझ में आया सब लोगों को? राइट इन द चैट बॉक्स। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं सारे यहाँ के वीडियोस वहाँ पर डालूँगा। ये तो जो हम कहीं से उधार लेकर हम यहाँ पढ़ा रहे हैं आपको यूट्यूब लाइव पे, ओरिजिनल चैनल वही है अपना। ओके, H पैरामीटर, ठीक है। तो सर्किट एनालिसिस को भी थोड़ा सा आप रिवाइज कर लेना, 2 पोर्ट नेटवर्क्स, और जो मैंने आज पढ़ाया है वो कीजिएगा और उसको असाइनमेंट में डालिएगा व्हाट्सएप के ऊपर। आपका टाइम स्टैम्प उसमें आ जाएगा मुझे किसने कब डाला है। चलिए, शैल वी स्टॉप हियर? चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।